जिस तरीके का परफॉर्मेंस टीम इंडिया ने लास्ट के कुछ विकेटों के साथ किया ना, वो कहीं से भी जस्टिफाई नहीं हुआ यार। 359 रन पर 3 विकेट। पहले दिन का खेल खत्म होने के बाद फिर दूसरे दिन जब खेल चालू हुआ तो वहाँ पर भी टीम बहुत अच्छा कर रही थी। लगभग 420-25 रन तक टीम बहुत अच्छा खेल रही थी, जब तक शुभमन गिल और ऋषभ पंत की जोड़ी चल रही थी। शुभमन गिल के आउट होते वो करुण नायर बैटिंग करने आया, जो लगभग 6 सालों के बाद बैटिंग मिली थी। 2022 आखिरी था, 4 सालों के बाद बैटिंग मिली थी। और 4 सालों के बाद एक ऐसा शॉट, मतलब 0 रन पर आउट होना। और ये कहते हैं किस्मत ने जो आपकी तकदीर में लिखा है वो आपको मिल कर के रहेगा और उसे कोई नहीं रोक सकता है। आप भले भगवान से कितनी भी ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर कमेंट लिख करके डाल दो कि गिव मी 1 चांस, और उसके पीछे आप बैकग्राउंड में कितनी भी मेहनत करो, परफॉर्मेंस वहाँ की जाती है जहाँ पर आपकी ज़रूरत होती है, जहाँ पर टीम की ज़रूरत होती है। और वहाँ करुण नायर फेल है। ये करुण नायर की बैटिंग को देख करके लगा। और उसके बाद जो कोलैप्स हुआ, 470 रन पहुंचने में टीम इंडिया पूरी तरीके से धराशायी हो गई। ना तो रविंद्र जडेजा और ना ही शार्दुल ठाकुर, ना जसप्रीत बुमराह। खैर बॉलरों से तो उम्मीद करना सही नहीं है, लेकिन शार्दुल ठाकुर जिसे ऑलराउंडर के भूमिका में खिलाया गया था, एक ऐसा फालतू का शॉट मार करके आउट। यहाँ तक भी ठीक है, 470 रन ठीक था, अच्छा खासा रन था। और टीम इंडिया मतलब हाँ ठीक है, माना जाएगा कि चलो अच्छा है, कोई ख़राब नहीं था, 470-71 रन। लेकिन फिर उसके बाद बारी आती है इंग्लैंड की। इंग्लैंड जो शुरू से लग रहा था, आसमान में बादल भी छाए थे, ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड यहाँ पर फंसेगी। और फंसाने वाला कौन? बस केवल जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह के अलावा कोई भी ऐसा बॉलर नज़र नहीं आया जिसके अंदर ये इंटेंट हो कि वो इंग्लैंड के किसी भी बैट्समैन को आउट कर सके। आउट तो बहुत दूर की बात है, परेशान तक कर सके। ये हालत है भारतीय टीम के बॉलरों की। चाहे वो प्रसिद्ध कृष्णा की बात करें या फिर मोहम्मद सिराज, जो T20 IPL में बहुत लाजवाब बॉलिंग, और उस IPL के तर्ज पर सिराज का सिलेक्शन होता है टेस्ट टीम में। वो सिराज जिनको बैठा दिया गया था बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बाद, उनका IPL की तर्ज पर यहाँ पर सिलेक्शन होता है। और सिराज ऐसा लग रहा है जैसे नौसिखिया बॉलर है, गेंदें कहाँ फेंकने हैं ये सिराज को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लग रहा था। प्रसिद्ध कृष्णा जिस तरीके से बॉलिंग की है वो कहीं से भी जस्टिफाई नहीं है। प्रसिद्ध कृष्णा 10 ओवर में 56 रन, 5.5 की रन रेट से रन देना। प्रसिद्ध कृष्णा केवल IPL का बॉलर बन करके रह गए हैं प्रसिद्ध कृष्णा। शार्दुल ठाकुर बैटिंग तो खैर उम्मीद थी, लेकिन वो काम नहीं हुआ। बॉलिंग में भी उम्मीद थी कि चलो शार्दुल ठाकुर कुछ तो करेगा। 3 ओवर में 23 रन, लगभग 8 की रन रेट से रन देना, शार्दुल ठाकुर यार जस्टिफाई नहीं करता है ये परफॉर्मेंस। इससे अच्छा तो हम एक बैट्समैन खिलाए होते, नीतीश रेड्डी, तो ज़्यादा बेटर रहता है कि टीम इंडिया कम से कम 550 तक का टारगेट अचीव कर सकती थी। जो टीम एक समय लग रहा था कि 600 भी जा सकती है, वो टीम 471 पर ऑल आउट हो जाती है। वहीं रविंद्र जडेजा की बात करेंगे तो जडेजा भी मैच में कोई खास योगदान नहीं रहा। और योगदान के अलावा जले पर अगर नमक छिड़कने की बात होगी तो रविंद्र जडेजा, यार आसान सा कैच, रविंद्र जडेजा से कैच छूट जाना, और ऐसे बैट्समैन का छूटना जो आपको बहुत तंग कर रहा, बहुत तंग कर सकता है। हैरी ब्रूक 0 पे आउट, लेकिन गेंद नो बॉल। ओली पोप का कैच यशस्वी जायसवाल छोड़ रहा, बहुत आसान सा कैच, 4th स्लिप में खड़ा प्लेयर यशस्वी जायसवाल। और यशस्वी जायसवाल के कैच छोड़ने का नतीजा हम पिछले कई सीरीज में भुगत चुके हैं, चाहे वो न्यूजीलैंड वाली सीरीज हो या फिर बॉर्डर गावस्कर की सीरीज हो, जहां पर गेंद ऐसा लगता था केवल जाएगी तो यशस्वी जायसवाल के पास ही जाएगी कैच के लिए। और यशस्वी जायसवाल जो शुरू से ठान करके बैठा रहता है कि हमको कैच पकड़ना ही नहीं है, चाहे कितनी बार भी आओ, वो जायसवाल कैच नहीं पकड़ा ओली पोप का। और वो ओली पोप आज 100 रन्स बना दिया है। और वो कितना बड़ा जख्म देगा ये हम लोग इंग्लैंड का इंडिया वाला टूर याद कर सकते हैं, जिसमें 196 रन ओली पोप ने बनाया था। और वो मैच भारत बहुत बुरी तरीके से फंसा था। और वो ओली पोप का कैच छोड़ देना, यशस्वी जायसवाल, रविंद्र जडेजा का कैच छोड़ना यार, और समझ नहीं आ रहा। उसके बाद बुमराह का नो बॉल पे
हैरी ब्रूक को आउट कर देना और वो गेंद नो बॉल हो जाती है 0 रन पर। खैर बॉलर एक ही नज़र आ रहा, जसप्रीत बुमराह। यार 3 विकेट लिया, 3 ही विकेट इंग्लैंड का गिरा है और उसके अलावा किसी बॉलर में दम नहीं है, कोई भी अब एक इंटेंट ही नहीं है बॉलिंग का कि हमें विकेट लेना है, विकेट निकालना है, कि हमें टीम के लिए परफॉर्मेंस करना है। और अगर इसी तरीके का परफॉर्मेंस बॉलरों का रहेगा तो ये सीरीज बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी, क्योंकि बुमराह 3 मैच ही खेलने वाला है और बाकी बात 2 मैच में बुमराह अनअवेलेबल रहेगा। तो इसमें ये इस स्तर के बॉलर जहां पर वो विकेट लेने की क्षमता ही नहीं रखते, अगर जसप्रीत बुमराह विकेट न लिया होता तो आज इंग्लैंड का एक भी विकेट मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा के अंदर दम नहीं है कि वो गिरा सकता है। अरे यार मतलब हद है। एक ठीक है, माना कि टीम नहीं है, आपने रन बनाया है, स्कोर बोर्ड पे आपकी रन है 470 रन, लेकिन वो इंटेंट लेकर के आइए, अंदर वो जज्बे लेकर के आइए कि हमें विकेट लेनी है और विकेट गिराना पड़ेगा, तब आप मैच जीत सकते हैं। विकेट अगर एक बॉलर गिरा रहा तो उसका कम से कम फील्डर साथ दें, कैच को ग्रैब करें, कैचों को पकड़े। कैचेस विन मैचेस, ये शुरू से कहा जाता है। और अगर आज यही ओली पोप का कैच यशस्वी जायसवाल ने लिया होता तो आज हो सकता है कि इंग्लैंड की टीम 6 या 7 विकेट भी गिर सकता था। वो ओली पोप जो 100 बना करके खेल रहा, वो बुमराह का गेंद खेलना किसी के लिए भी मुश्किल है, कोई भी बुमराह की गेंद नहीं खेल पा रहा। और वहाँ पर अगर ओली पोप का विकेट गिरा होता तो हो सकता है कि ये बेन स्टोक और उसके आगे भी 2-3 प्लेयर आउट हो चुके होते। लेकिन यार मज़ा नहीं आया यार ये फील्डिंग का स्तर नहीं सुधारना पड़ेगा और टीम को सोचना पड़ेगा कि इस स्तर का परफॉर्मेंस करके आप इंग्लैंड में 5 मैचों की सीरीज में छिप नहीं सकते हैं पर्दे के पीछे। और उन ऑलराउंडरों को भी सोचना पड़ेगा, शार्दुल ठाकुर को सोचना पड़ेगा कि इस तरीके का परफॉर्मेंस जहां पर आप घरेलू मैचेस में दिए और उस मैचेस में देने के बाद आपका इंटरनेशनल पे फिर से दोबारा एक तरीके से कहा जाए डेब्यू हो रहा, करुण नायर को सोचना पड़ेगा कि करुण नायर गिव मी 1 चांस। सोचिए।